मैं बीना का गीतमाला सुनता था। बीना का गीतमाला अचानक बंद हो गई, तो मैंने घर में झगड़ा किया कि बीना का गीतमाला क्यों नहीं आती है। मेरे पड़ोस वाले चाचा ने कहा किशोर कुमार के साथ इंदिरा जी का झगड़ा हो गया है, बीना का गीतमाला में किशोर कुमार का आवाज नहीं आना चाहिए। तो नए गीतों की रिकॉर्डिंग हुई और किशोर कुमार और लता मंगेशकर के डुएट गीत भी लता दीदी की आवाज में ही पूरे देश ने 19 महीना सुने साहब। 17 दिसंबर को राज्यसभा में संविधान पर बहस हो रही थी। अमित शाह कांग्रेस को घेर रहे थे, तभी इमरजेंसी की बात उठी और अमित शाह ऑल इंडिया रेडियो के चर्चित बिना का गीतमाला कार्यक्रम का जिक्र करने लगे। उन्होंने बताया कि कैसे इंदिरा गांधी सरकार और किशोर कुमार के बीच लड़ाई हुई, जिसके चलते किशोर कुमार के गाने को ऑल इंडिया रेडियो से बैन कर दिया गया और उसकी जगह लता मंगेशकर से गाने गवाए गए। 1975 में लगी इमरजेंसी ऐसे कई किस्सों से भरी पड़ी है जो सत्ता के खिलाफ दिखा किनारे कर दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किशोर कुमार ने ऐसा क्या किया था कि वो इंदिरा गांधी के गुस्से का शिकार हुए और लोग पूरे 19 महीने तक उनकी आवाज नहीं सुन पाए थे। हेलो, मेरा नाम हिमांशु है और आप देख रहे हैं खबर गांव। ये बात साल 1975 की है। 25 जून को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए देश में इमरजेंसी लागू कर दी और लोगों से उनके मौलिक अधिकार छीन लिए गए। इस दौरान इंदिरा सरकार ने एक 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया जो कहने को आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और प्रशासनिक सुधारों पर आधारित था। लेकिन इमरजेंसी लागू कर सरकार इन बदलावों को नागरिकों पर जबरन थोप रही थी। इसके चलते इसकी खूब आलोचना हुई। परिवार कल्याण के नाम पर हो रहा जबरन नसबंदी अभियान विवाद का सबसे बड़ा कारण बना। इंदिरा सरकार का शुरुआती मकसद था 20 सूत्री कार्यक्रमों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। इस काम का जिम्मा इंदिरा और संजय गांधी ने सौंपा विद्याचरण शुक्ल को, जो उस वक्त के केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे और इंदिरा और संजय के काफी करीबी भी थे। वीसी शुक्ल की पर्सनैलिटी काफी डैशिंग थी। वो अपने बड़े काले चश्मे और सूट बूट के लिए जाने जाते थे। उनके मुंबई के हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में खूब जान पहचान थी। उनका एक परिचय ये भी था कि उनके पिता पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। वीसी शुक्ल ने हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री की अपनी पहचान को भुनाने की सोची। प्लान बनाया कि 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रचार सिनेमा इंडस्ट्री से कराया जाए ताकि प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और जनता का इसे समर्थन भी मिले। इसके लिए वीसी शुक्ल ने मंत्रालय के कुछ अफसरों को मुंबई रवाना किया। मुंबई में अफसरों ने बी.आर. चोपड़ा, सुबोध मुखर्जी, श्रीराम बोरा और जीपी सिप्पी जैसे नामी डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग की। वीसी शुक्ल का प्लान था कि प्रमोशन के लिए कुछ जिंगल्स और गाने उस वक्त के सबसे पॉपुलर प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार से भी गवाए जाएं। लेकिन किशोर कुमार ने इससे साफ इनकार कर दिया। जीपी सिप्पी ने अफसरों को बताया कि किशोर कुमार इस प्रोजेक्ट के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है। सिप्पी ने अफसरों को सीधे किशोर से संपर्क करने की सलाह दी। सिप्पी की सलाह पर मंत्रालय के संयुक्त सचिव सीबी जैन ने सीधे किशोर कुमार से बात की। उन्हें बताया कि सरकार उनसे क्या चाहती है। साथ ही बताया कि मंत्रालय की टीम उनके घर आकर उन्हें पूरी डिटेल दे देगी। लेकिन किशोर कुमार ने काम करना तो दूर, मिलने तक से इनकार कर दिया। किशोर कुमार ने बताया कि उनके दिल में कुछ परेशानी है। इस समय डॉक्टर ने आराम करने के लिए और किसी से ना मिलने की सलाह दी है। साथ ही कह दिया कि वो इस समय किसी भी सूरत पर टीवी या रेडियो के लिए गाना नहीं गाना चाहते। किशोर का इनकार लेकर संयुक्त सचिव सीबी जैन दिल्ली लौट गए। उन्होंने इस बात की जानकारी मंत्रालय के सचिव सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी को दी। बताया कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन किशोर कुमार ने काम करने से मना कर दिया है। यहाँ तक अधिकारियों के साथ गलत व्यवहार भी किया है। ये सुनते ही सचिव बर्नी ने किशोर कुमार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दे दिया। बाकायदा एक रिटर्न ऑर्डर पास कराया गया और किशोर कुमार के सभी गानों और फिल्मों को ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर बैन कर दिया गया। इतना ही नहीं, किशोर कुमार के गानों के ग्रामोफोन रिकॉर्ड की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई। बीबीसी में किशोर कुमार पर छपी अशोक कुमार की एक रिपोर्ट में बताया गया कि जब मंत्रालय के अफसर किशोर कुमार के घर पहुंचे तो किशोर कुमार ने उन्हें गालियां देते हुए भगा दिया था। सूचना प्रसारण मंत्रालय का मानना था कि किशोर कुमार पर इतनी कड़ी कार्रवाई की जाए जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक मिसाल बने। मंत्रालय ने उस वक्त पॉलीडोर और एचएमवी जैसी म्यूजिक कंपनियों से भी संपर्क किया ताकि किशोर कुमार के रिकॉर्ड की बिक्री पर पूरी तरीके से शिकंजा कसा जा सके। हालांकि पॉलीडोर तो नहीं माने, लेकिन एचएमवी ने कुछ समय के लिए किशोर के गाने रिकॉर्ड करने बंद कर दिए थे। 21 मार्च 1977 को जब देश से इमरजेंसी हटी, चुनाव हुए और इंदिरा सत्ता से बाहर गई, तब करीब 19 महीने बाद देश में एक बार फिर किशोर कुमार की आवाज ऑल इंडिया रेडियो पर बजी।
वैसे हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री से इकलौते किशोर कुमार नहीं थे जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान सरकार की बात मानने से इनकार कर दिया था। मनोज कुमार और वीसी शुक्ल काफी अच्छे दोस्त थे। वीसी शुक्ल चाहते थे कि मनोज कुमार अमृता प्रीतम की लिखी प्रो इमरजेंसी डॉक्यूमेंट्री पर फिल्म बनाए, लेकिन मनोज कुमार ने इनकार कर दिया। ऐसे में गुस्साए वीसी शुक्ल ने मनोज कुमार से इसका बदला लिया। पहले तो उसकी फिल्म शोर की थिएटर रिलीज से 2 हफ्ते पहले दूरदर्शन में ही रिलीज करा दी और फिर मनोज कुमार की एक और फिल्म 10 नंबरी पर बैन लगा दिया। हालांकि इमरजेंसी हटने के बाद मनोज कुमार ये केस जीत गए और बाद में उनकी 10 नंबरी फिल्म दोबारा रिलीज हुई। देव आनंद ने भी इमरजेंसी का खुलेआम विरोध किया था। उन्होंने इमरजेंसी को प्रोपेगेंडा बताया था। इस वजह से इंदिरा सरकार ने देव आनंद की सभी फिल्मों को दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होने से रोक दिया था। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक राज बब्बर की 1975 में एक फिल्म बनी कुर्सी। इस फिल्म से इंदिरा सरकार इतनी नाराज हुई थी कि उन्होंने इस फिल्म के ओरिजिनल रील को ही जला दिया था। उस वक्त सेंसर बोर्ड को लगा था कि इस फिल्म में संजय गांधी के ऑटो मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट का मजाक बनाया गया है और सरकारी नीतियों को बदनाम करने की कोशिश की गई है। 1975 में ही गुलजार के डायरेक्शन में एक फिल्म बनी आंधी, उस पर भी बैन लगा दिया गया। सेंसर बोर्ड का आरोप था कि इस फिल्म में इंदिरा गांधी को गलत तरीके से दिखाया गया है। इस फिल्म में संजीव कुमार और सुचित्रा सेन लीड रोल में थे। वैसे कई कलाकारों ने इमरजेंसी का सपोर्ट भी किया था। सुनील दत्त, हरिवंश राय बच्चन, अमृता प्रीतम, राजेंद्र सिंह बेदी जैसे करीब 40 एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स थे जिन्होंने इमरजेंसी को सही बताया था। सुनील दत्त ने जर्मनी के बर्लिन से इंदिरा गांधी को लेटर लिखा था और इमरजेंसी लागू करने के लिए बधाई दी थी। एक बात और, 17 दिसंबर को जैसे अमित शाह ने इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस को घेरा, ठीक वैसे ही 8 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इमरजेंसी और मशहूर सिंगर लता मंगेशकर को लेकर कांग्रेस को निशाने में ले चुके हैं। राज्यसभा में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि मैं उन लोगों का इतिहास उजागर कर रहा हूं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं। लता मंगेशकर का परिवार गोवा से था, लेकिन देश को पता होना चाहिए कि कांग्रेस ने उनके परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया। उनके छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर को ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी से निकाल दिया गया। उनका दोष सिर्फ इतना ही था कि उन्होंने वीर सावरकर की देशभक्ति पर एक कविता पेश की थी। तो ये थी इमरजेंसी के दौरान किशोर कुमार और इंदिरा सरकार के बीच हुई तकरार की कहानी, जिसके चलते करीब 19 महीनों तक लोग रेडियो पर किशोर कुमार की आवाज नहीं सुन पाए। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।